सो नेक्स्ट वन इज एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो आपके घरों में सप्लाई जो आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट बनता कैसे है। तो देखो, ये जनरेटर की हेल्प से बनाया जाता है। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और हम उसको खुद मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो उसको करंट में चेंज करके दे देता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो देखो, ये नॉर्थ टू साउथ पोल्स लगे हुए हैं। तो मैग्नेट का वो वाला हिस्सा दिख रहा है लेफ्ट साइड पे जो नॉर्थ पोल है, और राइट साइड पे इस कॉइल के राइट साइड, अब ये जो कॉइल है वो कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है। और राइट साइड जो साउथ पोल है। अभी जो कॉइल है इसको हमने खुद घुमाना है। ठीक है, खुद घुमाएंगे तो क्या होगा, जो लूप का ये लेफ्ट वाला हिस्सा है इसको बाहर की तरफ फोर्स फील होगी, और इस वाले को अंदर की तरफ फोर्स फील होगी। ये जो डॉटेड लाइन है बीच में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखो ये ऐसे घूमना शुरू हो गया। अब ये घूमेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कट होंगी या क्रॉस होंगी, और ये लूप जो है वो इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इसका मतलब है कि क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ ईएमआई। तो मतलब किसी कंडक्टर को अगर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें जो है करंट इंड्यूस हो जाता है या ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, अगर वो ओपन सर्किट टाइप है। तो वो बन गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब ये जो लूप घूम रही है इसकी वजह से एसी जनरेट हो जाएगी। तो अगर आप अभी देखोगे तो 0 डिग्री पे कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगी, कोई फ्लक्स नहीं है, मतलब तो फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, और अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा देता हूँ तो 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटू एरिया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन किसकी वजह से होती है, साइन की वजह से या कॉस की वजह से। तो ऑब्वियसली साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। इसका मतलब हम साइन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आया है साइन का ना, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका बी ए साइन ओमेगा टी, ये बन गया। अब देखो, ज़ीरो होने पे फ्लक्स ज़ीरो, और अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ तो इसकी फ्लक्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसकी वजह से अगर आप ईएमएफ बनाओगे तो देखो क्या बनेगी, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, मान लो बी और ए कांस्टेंट है, साइन की जो डिफरेंशिएशन होती है वो कोस होती है, तो यहाँ कोस आ जाएगा, और साथ में ड्यू टू चेन रूल ओमेगा भी बाहर आएगा, तो मैं कोस ऑफ ओमेगा टी यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ गया कोस ऑफ ओमेगा टी। तो एक बन गई ये एसी। तो ई इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो देखो, ये ओमेगा टी का मतलब है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो देखो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो मतलब किस ओमेगा से घुमा रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख दिया हमने। ये होता है पहला केस। इसकी जगह हम साइन की जगह इसको कोयल को ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका होता है कि कोयल को ऐसे रखो कि जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो तो फ्लक्स जो जनरेट होगी वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, और जब हम उसको रोटेट करके 90 डिग्री पे लाएं तो जो हमारी फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाए। अब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब कोस का कंपोनेंट आए, कोस के साथ ही होता है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है बी ए कोस ओमेगा टी। तो दो तरीके से आप एसी की वैल्यूज़ को लिख सकते हो, साइन और कोस दोनों की टर्म में। और भी बड़े सारे तरीके होते हैं, वो हम अभी आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए शुरुआत हम ज़ीरो से कर रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो उस ज़ीरो पे या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर ज़ीरो वैल्यू होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब देखो,
फ्लक्स तो आ गई है, अब बनानी है हमें ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो अगर आप माइनस डी फाइव बाई डी टी करोगे तो माइनस बी ए कॉन्स्टेंट और cos ऑफ ओमेगा टी, यही तो टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, तो इसकी हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन विच इज माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन साइन ओमेगा टी। और फिर ओमेगा टी की फिर से डिफ्रेंशिएशन होगी, वो आपको पता है, वो ओमेगा आगे आ जाएगा, तो ये आ गया ओमेगा। अब ये एसी की एक और इक्वेशन बन गई है। तो एसी को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख देते हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया, ई इज इक्वल टू, अभी ई नॉट लिख लेते हैं इसको, कोस ऑफ ओमेगा टी। तो आप इसमें से आपको कोई भी वैल्यू दी हो सकती है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करूँगा सब कुछ, ठीक है, आगे चैप्टर में, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स हैं उसमें यही लिखी होती है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइन की वेव होती है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म टाइप दिखेगी ऐसे, ज़ीरो से शुरू होकर, ठीक है। और अगर मैं कोस की बनाता हूँ, जो एसी बनेगी वो कोस की वेव होगी, तो कोस की वेव, और उसमें भी माइनस साइन लगा था, तो ये कोस की वेव ऐसे करके चलेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो वो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कहीं आएगी तो वहाँ यूज़ कर लेंगे। फिलहाल हम एसी को साइन की फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब आते हैं इक्वेशन पे। तो इक्वेशन तो आपने देख ही ली है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ एसी जो है वो आप कैसे लिख सकते हो? तो वो आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आ गई आपकी इक्वेशन। सिमिलरली आप करंट के लिए भी लिख सकते हो। करंट के लिए लिखना होगा तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हो सकता है कि ये शुरुआत ज़ीरो से ना हो रही हो, तो फिर उस केस में हम प्लस फाई लगा देते हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए मैं इसको फाई लिख रहा हूँ, ये आगे जाके और कोई फाई भी हो सकता है। अभी के लिए जो फाई लिखा है मैंने इन दोनों इक्वेशन में, जो फाई है आपका वो क्या है? दैट इज योर इनिशियल फेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लो कि मैंने लिखा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। एग्जाम्पल के लिए ये लिख दी मैंने। तो इसका मतलब बड़ा आसान सा होगा कि वेव तो साइन की बननी है, बस उसको शुरू कहाँ से करना है? पाई बाय टू से। तो कर देते हैं। तो ये देखो, ये आ गई आपकी एक ग्राफ, और इसमें मैं एक वेव बना देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी ऐसे बना दी है, ये बन गई वेव, ठीक है। ओमेगा टी के साथ ये वेव है और ये है साइन की वेव। तो अब मैंने क्या लिखा? वेव तो साइन की है, लेकिन शुरू कहाँ से होनी चाहिए? वो पाई बाय टू से। इसका मतलब जो मैंने एक्सिस लगाई है वो यहाँ नहीं लगनी थी, वो कहाँ से शुरू होगी? वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। अब ये बन गई आपकी साइन की वेव, और उसमें भी शुरुआत कहाँ से हो रही है? मतलब टाइम ज़ीरो होने पे ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये देखो, टाइम ज़ीरो होने पे साइन की वेव में जो पाई बाय टू पे वैल्यू आती है वहाँ से शुरू हो रहा है। तो टेक्निकली दिस इज आई नॉट कोस ऑफ ओमेगा टी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कोस की तो वैल्यू है। आप इस वाले पार्ट को मत देखो, लास्ट वाले पार्ट को, इसको इग्नोर कर दो। तो देखो, ये कोस की वेव बनेगी और ये आगे जाके अब ये रेगुलरली चलती रहेगी हमेशा, ठीक, लगातार। अब आते हैं घर की सप्लाई पे, डोमेस्टिक सप्लाई। तो जो घरों में आती है वो भी एसी ही होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखो, जनरली बोला जाता है कि वो 220 वोल्ट एसी है और फ्रीक्वेंसी है उसकी 50 हर्ट्स, ठीक है। इसका मतलब एक सेकंड में उसकी कितनी साइकिल्स आ रही? 50 साइकिल्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ये जो ऊपर एक साइन की साइकिल दिखी थी ना आपको, वही बार बार होगी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी राइट साइड पे, ये वाली। ऐसी ऐसी 50 साइकिल्स आएंगी, और उसमें भी ये अल्टरनेट हो रही है।
तो मतलब एक साइकिल में 2 बार अल्टरनेट हो रही है। देखो पहली बारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, फिर नेगेटिव आई। ये 1 सेकंड में होगा, सॉरी 1 साइकिल में होगा। ठीक है? ऐसा-ऐसा 1 सेकंड में कितनी बार होगा? 50 साइकिल्स आएँगी, तो इसका मतलब ये 100 बार पोलैरिटी चेंज करेगी। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि 100 बार पोलैरिटी चेंज होगी इसकी, 1 सेकंड में वो भी। तो वो विज़िबल नहीं होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट फिर यहाँ देखो फ्रीक्वेंसीज़ नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो इन 1 सेकंड, तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। फिलहाल वापस आ जाते हैं। अब देखो ये जो 220 है ना, दिस इज़ कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। ये आपको अभी आगे पता चलेगी, आरएमएस वैल्यू। तो होता ये है कि जो घर की सप्लाई आती है, अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा E इज़ इक्वल टू 220, उसके साथ √2 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे वो अभी आगे फॉर्मूला पता लग जाएगा। बाकी मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ, अब देखो फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2πf। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 100π। तो ये आ गया 100π। तो यहाँ लिख देंगे ओमेगा की जगह 100πt। ये बन गई आपकी घर की सप्लाई की इक्वेशन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 311 के आसपास बन जाती है। तो ये आ गया 311 साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा? 100πt। ये बन गया। दिस इज वोल्टेज। ऐसे ही करंट भी इसी टाइप का बनता है, वो हम आगे देख लेते हैं कितना बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। अगर इक्वेशन में देखा जाए तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ घर की जो सप्लाई आती है वो कितनी होती है? 311 वोल्ट। लेकिन जो हम बोलते हैं या मेजर होती है वो 220 होती है ओनली। 220 इज आरएमएस वैल्यू, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। और दूसरी जो 220 लिखी है वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो 220 वोल्ट की बात हो रही है, दैट इज़ नॉट पीक वैल्यू, दैट इज़ योर RMS वैल्यू। ये हम आगे देखते हैं क्या बनती है RMS वैल्यूज़, कैसे बनती है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है। छोटा सा फॉर्मूला होता है, बड़ा आसान सा। तो RMS वैल्यू होती है, तो मतलब RMS वैल्यू को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तो याद रखना मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। मैक्सिमम मतलब नाम ही मैक्सिमम है उसका, ठीक है? तो ये होती है। तो ये बन गई आपकी डोमेस्टिक सप्लाई। तो घर की सप्लाई याद रखना, अगर आपको ऐसे करके कॉमा लगा के लिखा होगा तो लिखा होगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स। और अगर आपको इक्वेशन वाइज लिखा होगा तो फिर ऐसे लिखा होगा, ये 311 साइन ऑफ 100πt। ठीक है? अब आते हैं कि एसी वेव्स किस किस टाइप की हो सकती हैं, मतलब कैसी कैसी दिख सकती हैं। तो मैं इसमें बना देता हूँ एक बार। तो देखो फर्स्ट तो आपने देख ही ली है, ये आ गई आपकी एसी सप्लाई। तो जितनी ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, जैसे अभी के लिए मैं बना देता हूँ, तो अभी हम यहाँ लिखेंगे 311 वोल्ट। ये घर की सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है? और इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा आपका, अब देखो होगा क्या, वैसे फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, ठीक है? तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए इसका? इसका टाइम पीरियड होना चाहिए 1/50। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 20/1000। मतलब टाइम पीरियड बन गया इसका 20 मिली सेकेंड। दिस इज योर 20 मिली सेकेंड। ये टाइम पीरियड आ गया, तो ये भी याद रखना आपने। फिलहाल इसका ये टाइम पीरियड होगा, सॉरी ये टाइम पीरियड नहीं होगा, 20 मिली सेकेंड की एक वेव होगी ये। तो ये वाला जो टी आएगा वो होगा 20 मिली सेकेंड। इसलिए एक सेकेंड में ऐसी ऐसी कितनी आ जाएंगी? ऐसी ऐसी 50 वेव्स आ जाएंगी। दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। ठीक है? अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये एक टाइप की आपकी एसी आ गई, -311 वोल्ट तक जाएगी। ये आपकी घर की सप्लाई आ गई एसी की। तो अब आप एसी को ऐसे भी बना सकते हो और दूसरी फॉर्म में बना सकते हो, कोस की फॉर्म में शो कर दो। तो ये मैं कोस की फॉर्म में शो कर देता हूँ ऐसे, और कुछ इस टाइप से। ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि ये एक
वेव की बात हो रही है तो ये 360 तक ही जाएगी, ठीक है। ये आ गया 0, ये आ गया π/2, ये आ गया आपका पाई, दिस इज 3π/2 मतलब 270। ऐसे ही यहाँ पे भी है, चलो ये तो आपको पता होगा। दिस इज π/2, π/2 पे साइन क्या होता है 1, फिर 180 पे 0, 270 पे -1, तो 3π/2 पे -1, और फिर यहाँ पे 2π पे 0 वापस, ठीक है। साइन 0 0 तो होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि AC ऐसे ही दिखाई दे, हो सकता है वो ऐसे दिखे, ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ इस टाइप से कुछ वेव। तो ये भी आपकी AC ही है, इसमें भी तो वोल्टेज अल्टरनेट ही हो रही है, बस अल्टरनेट होनी चाहिए। कैसे हो रही है डजेंट मैटर। तो मान लो ये 5 वोल्ट तक जा रहा है, तो ये -5 तक जा रहा होगा, इस टाइप से। तो अभी आपको रेगुलर होंगी, रेगुलर का मतलब जितना एम्पलीट्यूड ऊपर दिया होगा उतना ही नीचे भी दिया होगा, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है ये ऐसी ही दिखे, इसकी बजाय ये ऐसी भी हो सकती है। जैसे कि मान लो वेव मैंने ऐसे बनाई, ऊपर तो वो फुल जा रही है लेकिन नीचे कम आ रही है, फिर ऊपर फुल जा रही है फिर नीचे कम आ रही है, ये भी अल्टरनेटिंग है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है वो +5 तक जा रही है और फिर नीचे -1 तक जा रही है, मतलब प्लस से नेगेटिव तक वैल्यू है, इसका मतलब अल्टरनेट हो रही है। अगर वो 0 तक जा रही है तो फिर वो उतनी अच्छी AC नहीं बनेगी, ना ही वो DC बनेगी, वो बीच की कोई एक स्टेज बच जाएगी, ठीक है। वो हम आगे वेव देख लेते हैं एक आधी वैसे भी। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, और किस टाइप की हो सकती हैं। हो सकता है ये इस टाइप की बने कुछ। ये भी AC है। क्यों? मान लो मैं वोल्टेज ले लेता हूँ अब 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट तक जा रही है, उसके बाद ये -10 तक जा रही है, तो ये भी वेव है। तो ये सब जो है वो एक टाइप के AC ही वेव है, AC ही है। तो ω t और जो भी इसकी, तो वैसे इसको साटूथ वेव बोलते हैं, ठीक है। वो जो लकड़ी काटने वाला REC होती है ना, उसके दांत कुछ इस टाइप से होते हैं, तो उसको साटूथ बोलते हैं। अब आते हैं DC पे। DC की वेव्स देख लेते हैं एक बार। DC में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर 0 हर्ट्स, इसका मतलब वो कभी भी नेगेटिव साइड नहीं जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आने चाहिए पार्ट उसमें, लेकिन आपको वो नहीं होंगे DC में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं DC बना देता हूँ, तो ये बन गई DC। लेट सपोज ये +5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज आ गई। अब देखो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, 1 सेकंड पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, दिस इज योर DC। अगर ये वेव, वैसे DC में कुछ ज़्यादा खास बताने वाला नहीं है, बट अगर ये वेव ऐसे है, ठीक है, तो ये भी AC नहीं है। ना तो ये AC है, नाइदर प्योर DC, नाइदर प्योर DC नॉर AC, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपल्ड AC, सॉरी रिपल्ड DC। तो रिपल्स हैं लेकिन अल्टरनेटिंग नहीं है। तो +5 वोल्ट है, फिर 0 पे आ रहा है, फिर वापस +5 पे जा रहा है, तो कुछ इस टाइप से वेव्स बन गई। तो ये DC के मैं पार्ट्स दिखाना चाहता था आपको, तो ये DC इस टाइप की होती है। बस आपको ये याद रखना है फ्रीक्वेंसी 0 होती है DC की। AC की फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी हो सकती है, घर की सप्लाई की 50 हर्ट्स होती है।